नमस्कार। मैं हूं अरिसुदन और आप सुन रहे हैं किताब घर। किताब घर में हम बात करते हैं अच्छी अच्छी किताबों पर, अधिकतर हिंदी किताबों पर। कभी कभार कोई अंग्रेजी की अच्छी किताब हाथ लग जाए तो उस पर भी बात हो जाती है। किताब घर में हम हर तरह की किताबों पर बात करते हैं, चाहे नई हो पुरानी, इतिहास, कविता या कहानी, कोई जानी अनजानी, कोई पहचानी, हर तरह की किताबों पर। उद्देश्य हमारा होता है कि किसी किताब की अच्छी अच्छी बातें सामने लाई जाएं। इसी श्रृंखला में आज की किताब है प्रभात रंजन की लिखी पालतू बोहेमियन। किताब उठाई है, ये किताब मैंने अब से करीब शायद 2 साल पहले पढ़ी थी। तो क्योंकि फिलहाल जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ने में तो समय लगेगा, लेकिन ये किताब जो है पालतू बोहेमियन, ये उन किताबों में से है जो अ, कम से कम मुझे तो इसने हिंदी किताबें पढ़ने की काफ़ी प्रेरणा दी। जिस तरह का इसमें साहित्य का वर्णन है तो इस उस लिहाज से ये किताब मेरे लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटी सी किताब है, बहुत बड़ी नहीं है, शायद 120-130 पेज इसमें होंगे कुल मिला के। तो बहुत बड़ी किताब नहीं है और शायद प्रभात रंजन की ये, जहाँ तक मुझे याद है, पहली ही किताब थी। इसके बारे में एक बार मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने शेयर किया था फेसबुक पर। उन्होंने जब इसको पढ़ा था तभी आई थी ये किताब, और मुझे इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पालतू बोहेमियन। और फिर देखा कि इसका कथानक क्या है, तो मैंने भी तुरंत ऑर्डर कर दी। और ये किंडल से पहले की बात है, तो मेरे पास पेपर बुक है इस किताब की। तो जब इसको पढ़ना शुरू किया तो जैसा मैंने कहा कि ये हिंदी किताबें या हिंदी साहित्य पढ़ने की बड़ी प्रेरणा देती है, और उसके कई सारे कारण हैं जिसमें हम धीरे धीरे सुन सकते हैं। लेकिन जो इसका मूल कथानक है वो मनोहर श्याम जोशी, जो इतने बड़े लेखक हुए हैं, उनके बारे में है। क्योंकि प्रभात रंजन जो है वो अपनी जब पीएचडी कर रहे थे, शोध कर रहे थे, तो उन्होंने अपना विषय जो चुना था वो उत्तर आधुनिकता था, या पोस्ट मॉडर्न जिसको हम कहते हैं अलग अलग संदर्भों में। और उसी सिलसिले में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मनोहर श्याम जोशी, जो उस समय के आधुनिक लेखक भी थे, उन्हीं के बारे में शोध किया जाए, उन्हीं का जो लेखन है उसके बारे में शोध किया जाए। तो वहाँ से उनकी ये यात्रा शुरू हुई और उन्होंने अपने पीएचडी का विषय ही बना लिया मनोहर श्याम जोशी की किताबों को, उनकी लेखनी को। और फिर जैसा होता है ऑब्वियसली कि उनके बारे में और जानना, उनसे मिल पाना, और उससे आगे की कहानी। तो कथानक में वही है कि प्रभात रंजन जी कैसे मिलते हैं मनोहर श्याम जोशी से, पहले एक छात्र की तरह, एक शोधार्थी की तरह, और कैसे फिर वो रिश्ता आगे बढ़ता जाता है, एक मित्र बन जाते हैं, पारिवारिक मित्र। और हमारे साथ सुप्रिया भी हैं। सुप्रिया, आप आ सकती हैं स्पीकर पैनल पर, क्योंकि आपने शायद ये किताब पढ़ी है। तो आ जाइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो मनोहर श्याम जोशी की जो पहचान है वो प्राइमरीली तो जो दूरदर्शन के ज़माने में टीवी सीरियल आते थे, जो आज तक शायद अगर हम उनको उस कैटेगरी में रखें तो रामायण महाभारत के अलावा जो सबसे बड़े और याद रहने वाले टीवी सीरियल हैं उस ज़माने के, हम लोग और बुनियाद, इन दोनों के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। और उन्हीं से उनको शायद इतनी पहचान मिली। और जो उनकी लेखनी है वो तो काफ़ी आगे जाके शुरू हुई। वो 47 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था कुरु कुरु स्वाहा। और कुरु कुरु स्वाहा एक तरह से उनके अपने जीवन की कहानी जैसे है, और उसका जो नायक है उसका नाम भी मनोहर है। तो काफ़ी कुछ उनके जीवन से जुड़ा हुआ मिलता है, वो जो भी उसकी कहानी है, उसका किस्सा है। और नीलम ने कहा कसब, कसब मेरी सबसे प्रिय किताबों में से एक है, और मनोहर श्याम जोशी की लिखी सारी किताबों में से तो मुझे कसब सबसे अच्छी लगती है।
और कसब में भी कहीं कहीं उनके जीवन के कुछ हिस्से दिखाई दे जाते हैं, जैसे जो डीडी उसका नायक है वो अ, मनोहर श्याम जोशी जी के जो बड़े भाई थे उनका नाम भी डीडी था, उनको शॉर्ट में डीडी बुलाया जाता था, तो हो सकता है वहां से लिया हो। लेकिन कई सारे किस्से वो मिलते हैं। और साथ में क्योंकि मनोहर श्याम जोशी पहाड़ों से जुड़े हुए थे, खासकर अल्मोड़ा से, वैसे तो पहाड़ी ही थे, जन्म अजमेर में हुआ था, पढ़ाई लखनऊ में हुई और इस तरह की सारी बातें, लेकिन उनके दिल में जो पहाड़ बसा था वो पहाड़ तो हमेशा रहा, और वो पहाड़ उनकी सारी किताबों में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। हेलो नीलम, स्वागत हाँ है। जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, पर कसब के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो मैं थोड़ा करूँगी कि मुझे अच्छी लगी किताब। आखिरी के जो लास्ट में वो थोड़ा मुझे लगता है उस दौर की सारी किताबों में मैंने देखा कि आखिरी के 20-30 पेज बढ़ाए गए। मुझे थोड़ा सा मे भी मुझे लगा कि ये इसका खूबसूरत एंड यहाँ हो सकता था, और यह या तो उनके ऊपर पब्लिशिंग हाउस का प्रेशर था कि इसको एक्सटेंड करो या क्यों, तो लास्ट के 15-20 पेजेस मुझे नहीं लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, वहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए था। अदरवाइज़ इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मैंने पहला ऐसा कोई पहाड़ी परिवेश का उपन्यास पढ़ा, तो जो आंचलिक भाषाओं का इस्तेमाल और जो हास्य का पुट और मतलब मुझे ये किसी ने कसब रिकमेंड की थी, पर मुझे बाद में पता लगा कि हम लोग के स्क्रीन राइटर यही थे। तो आई एंजॉयड थॉरोली, और जो मतलब जो चीज़ें उन्होंने जिस तरीके से वो कथानक बुनता चला गया उसमें उस किताब में, मेरे ख्याल से इसको कोई अवार्ड अवार्ड भी मिला है कसब को, हाँ जहाँ तक। हाँ, हो सकता है कसब को मिला हो। उनकी तो किताब वो क्याप को तो अवश्य मिला है। लेकिन जैसा आपने कहा, कसब में आखिरी का हिस्सा पता नहीं वो उन्होंने दबाव में लिखा था नहीं, मुझे तो उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं लगा। मुझे पता नहीं है, शायद मेरा अपना नजरिया हो सकता है। जैसे मैंने आगे की वो पढ़ी है, नदी के द्वीप जो है, उसमें भी मुझे लगा है कि 20-25 पेज जो है वो आगे बढ़े, मतलब स्ट्रेच किए गए। मे बी आई एम रॉन्ग, मेरा अपना परसेप्शन हो सकता है, पर कसब हाँ, एक बार पर पढ़ी इसमें जाने वाली अगर। रोचक बात यह है कि दोनों का अंत जो है वो करीब करीब एक ही तरह से होता है। सारा हाँ कथानक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ता है, और आप सोचते रहते हैं कि अच्छा अंत होगा, बुरा अंत होगा। हाँ, तो वो थोड़ा सा अप्रत्याशित जो है दोनों का अंत होता है। और एक और मजे की बात यह है कि जो कसब किताब थी, और वो जानकारी भी इसी किताब से मिलती है, पालतू बोहेमिया से, कि कसब ओके। किताब केवल उन्होंने 1 महीने में लिख डाली थी। हाँ, तो 40 डेज किसी मूवी की तैयारी कर रहे थे, 40 डेज में ऑलमोस्ट 80% कर दी थी, ये मेंशन किया है उन्होंने। यस यस। हाँ, किसी मूवी की शूटिंग लोकेशन पे थे, और वहीं से उन्होंने इसको 40 डेज में ही कंप्लीट कर दिया, ऑलमोस्ट 80% उसका कंप्लीट हो चुका था। यस, आई डू रिमेम्बर। हाँ, अच्छी हाँ। किताब थी, पढ़ी जाने लायक है। अगर किसी को हिंदी साहित्य में रुचि है तो कसब भी पढ़ी जा सकती है। आप आगे कंटिन्यू कीजिए, हमारी बात तो। बिल्कुल, तो मैं भी सबको कसब रिकमेंड करता हूँ। डेफिनेटली सबसे अच्छी किताबों में से है जो पिछली सदी के उत्तरार्ध में लिखी गई हैं, तो सबको पढ़नी ही चाहिए। और हिंदी इसकी बहुत अच्छी हिंदी है। बहुत क्लिष्ट हिंदी नहीं है, हम इसको वैसी नहीं कहेंगे कि आपको हिंदी का शब्दकोश उठाकर बैठना पड़ेगा। समझ में आने वाली हिंदी है, लेकिन अच्छी हिंदी है। तो एक और बात जो इस किताब में मिलती है, पालतू बोहेमिया में, जो ये प्रकाश डालती है कि मनोहर श्याम जोशी जो थे, उन्होंने जितनी किताबें लिखी नहीं है, मतलब लिखी हैं, जितने उनके उपन्यास हैं और दूसरी छोटी कहानियां वगैरह हैं, उससे कई गुना ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कभी खत्म ही नहीं की। और शायद एक कारण ये भी है कि वो खुद को बोहेमियन कहते थे, कि वो एक जगह टिकते नहीं थे। और ये फिजिकल सेंस में नहीं है, क्योंकि फिजिकल सेंस में तो वो रहते थे घर में, लेकिन उनका जो मन था वो भटकता रहता था, कि एक किताब शुरू की, एक उपन्यास शुरू किया और उसको बीच में छोड़ दिया।
और उस पर अच्छी खासी रिसर्च भी करते थे और काफी लोगों से करवाते भी थे। तो प्रभात रंजन जो है वो खुद, उन्होंने कई सारी किताबों की रिसर्च में उनकी मदद की है। जैसे सबसे पहले जब उनको मिले थे तो तब भारत के आज़ादी के 50 साल होने वाले थे और कई सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे दूरदर्शन की तरफ से और अलग अलग संस्थाओं की तरफ से। तो जोशी जी को भी कहा गया कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, और उनके फिल्म निर्माताओं के साथ तो कॉन्टेक्ट थे ही, क्योंकि जो सिप्पी जी थे जिन्होंने हम लोग बुनियाद बनाए थे वो तो उनके भाई की तरह हो गए थे। और ऐसा कहते हैं कि सिप्पी जी जब परेशान होते थे तो कुछ दिन के लिए जोशी जी के घर में आके बस जाते थे, वहां उनको बड़ी आत्मिक शांति मिलती थी। ऐसा, ये बात भी इसी किताब से मिलती है। तो बहुत सारे फिल्म निर्माताओं ने उनको कांटेक्ट किया कि कुछ करना है कुछ करना है, और किसी ने सुझाव दिया कि क्योंकि मारवाड़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन छोड़ के अलग अलग जगहों पे बस जाते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, तो क्यों ना उन्हीं के जीवन पर कुछ लिखा जाए। तो उन्होंने उस पर शोध करना शुरू किया। प्रभात रंजन को भी उस काम में लगाया कि अलग अलग जहां से भी जिस तरह की जानकारी मिले कि कौन से ऐसे प्रवासी मारवाड़ी हैं पिछले 50-100 साल के जो अपनी धरती छोड़कर कहीं और जाकर बसे और कुछ अलग तरह का काम किया। तो उस पर भी उन्होंने काफी काम किया और पहले उस किताब का नाम रखा जाना था मारवाड़ी, उसके ऊपर शायद मूवी या टीवी सीरियल भी बनता। और उसके बाद एक समय ऐसा है कि उसका नाम चेंज करके शुभ लाभ कर दिया गया। शुभ लाभ जो जनरली काफी लोग अपनी दुकान के बाहर लिखते हैं, खासकर मारवाड़ी लोग, तो वो उसका नाम रख दिया गया। लेकिन वो पहला एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने कभी कंप्लीट ही नहीं किया। तो इस तरह के कई सारे हैं जिनमें कजरी एक है जो कल्पना कल्पना लाजमी को बड़ा पसंद आया था, वो उस पर फिल्म बनाना चाहती थी, वो बीच में रह गया। एक गाथा टीवी सीरियल था, वो आधा अधूरा बना, करीब 12-13 एपिसोड का, वो बीच में छूट गया। फिर उसको जोशी जी ने ही छोड़ दिया, उसमें कोई और लेखक शामिल हो गए, लेकिन वो सीरियल कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। भोवाल सन्यासी करके था जो बंगाल की पृष्ठभूमि में था, वो अधूरा रह गया। तो उनके जो अधूरे काम थे वो उनके पूरे हुए कामों से कई गुना ज्यादा थे। और उन्होंने एक बार प्रभात रंजन जी को सुझाव भी दिया था कि तुम पीएचडी तो कर ही रहे हो, तो क्यों ना तुम मेरी अधूरी किताबों पर पीएचडी कर लो। और उन्होंने एक कमरा उनको दिखाया जिसमें बोरे भर के उनके इनकम्प्लीट उपन्यास जो थे, इनकम्प्लीट किताबें जो थी वो भरी हुई थी। तो उन्हीं को उठाकर अगर कोई किताबें लिखना शुरू कर दे तो कई सारे अच्छे अच्छे उपन्यास तो शायद ऐसे ही निकल आएंगे। प्रभात रंजन जी इसमें खुद कहते हैं कि उनको जो पर्सनली सबसे बड़ा दुख है कि ये किताब जो जोशी जी पूरी नहीं कर पाए, जिसको पूरी करने का उनका इरादा था अच्छा खासा, वो किताब थी वध स्थल। और ये थी क्योंकि वो एक यात्रा पर कंबोडिया गए थे, और शुरू से तो जोशी जी थोड़े मार्क्सवादी थे, कम्युनिस्ट थे अपने स्टूडेंट लाइफ के समय से, और वैसी ही उनकी विचारधारा थी। लेकिन जब वो कंबोडिया गए और वहाँ के इतिहास के बारे में उन्होंने जाना कि कैसे वहाँ के एक शासक ने करीब 20-30 हजार लोगों का वध करवा दिया था जस्ट क्योंकि वो उनकी विचारधारा को नहीं मानते थे, मार्क्सवादी विचारधारा को, तो वहां से उनका मन परिवर्तन हो गया और इस विषय पर वो किताब लिखना चाहते थे और उन्होंने लिखना भी शुरू किया वध स्थल के नाम से। लेकिन वो किताब वो भी कभी पूरी नहीं हो पाई। तो इस तरह से बहुत सारी हैं, और ये शायद हम सबका भी नुकसान है कि ये इतनी अच्छी अच्छी किताबें, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर किताबें लिख रहे थे जो प्रभात जी जिनके बारे में बात करते हैं कि फला उपन्यास और फला उपन्यास, वो सब अधूरे ही रह गए। वरना कसब जैसी किताब जो लेखक लिख सकता है, वो अगर और 10-12 किताबें लिखता तो उसमें से कम आधी तो कसब की कैटेगरी की शायद होती ही होती। तो वो हिंदी साहित्य का और हम सबका नुकसान है जो पढ़ते हैं। तो फिलहाल एक चीज बड़ी अच्छी है इस किताब के बारे में, और जैसा कहते हैं ना कि आपको किसी शहर या किसी भी नई जगह, किसी देश को अगर जानना समझना है, तो अगर आप कार में चलेंगे या बस में चलेंगे या ट्रेन में चलेंगे,
तो आप उस जगह को कभी नहीं जान पाएंगे, पूरी तरह तो कभी नहीं। तो ऐसा कहा जाता है, बड़े लोग कहते हैं और जो लोग यात्रा करते हैं वो लोग भी कहते हैं, मैं तो खुद कहता हूं कि आपको अगर किसी शहर गांव को समझना है तो आपको पैदल चलना होगा, क्योंकि पैदल चलते समय आप ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो अगर आप गाड़ी से निकलेंगे तो सारी मिस होती जाएंगी। तो ये जो किताब है इसी तरह की एक पैदल यात्रा है जोशी जी के जीवन में। प्रभात रंजन जी इस पैदल यात्रा पर चलते हैं और हमें अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जैसा कि होता है पैदल यात्रा में, वो सिर्फ जोशी जी के जीवन को नहीं देखते, उस समय का जो उस समय जो चल रहा था हिंदी साहित्य में, पत्रकारिता में और अलग अलग जगह पर, फिल्म में, टीवी में, उन सब बातों को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जो लोग उस समय के हैं, 80s के, 90s के, जिन्होंने वो समय देखा है, तो हमने वो एक पाठक के रूप में देखा है या दर्शक के रूप में देखा है। जैसे कई सारी पत्रिकाओं की इसमें बात होती है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, धर्मयुग, या जो एम्बेसी से किताबें निकलती थी, अमेरिका नाउ, स्पेन, जर्मन न्यूज वगैरह वगैरह, हम तो बस इनको पढ़ते थे पाठक की नजर से, लेकिन इनके पीछे क्या चलता था उस बारे में प्रभात रंजन जी बात करते हैं, क्योंकि वो इसका हिस्सा थे। वो जो अमेरिकन मैगजीन थी स्पेन, उसका वो अनुवाद करते थे हिंदी में। उसके बाद वो दूसरी पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे। और जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, वो तो खुद संपादक थे साप्ताहिक हिंदुस्तान के। शुरुआत उन्होंने की थी दिनमान से, और वहीं से वो अज्ञे जी के संपर्क में आए, वहीं से उन्होंने दिनमान शुरू किया, और दिनमान में उन्होंने काफी कुछ सीखा एक संपादक के तौर पर। और वही बात फिर उन्होंने आगे बढ़ के जब साप्ताहिक हिंदुस्तान का कामकाज संभाला, तो उसका स्तर ऊपर उठाने में वो उनका जो अनुभव था काफी काम आया। तो ये सब चीजें जो हैं, इनके थोड़ा सा हमको पीछे झांकने का मौका मिलता है इस किताब से, कि उस समय क्या चल रहा था। ये सब सीरियल्स, मूवीज, अब जैसे कमल हासन की मूवी है हे राम, उसके साथ साथ हिंदुस्तानी आई थी आगे पीछे। तो हमें तो पता ही नहीं था कि इनके अनुवाद मनोहर श्याम जोशी जी ने किए हैं, क्योंकि ये जो इस तरह के क्रेडिट्स होते हैं वो मूवीज में बड़े छोटे से आते हैं, कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, वो बात हमें पता ही नहीं चलती थी। लेकिन यहाँ पर पता लगता है कि कमल हासन उनके साथ कितना क्लोजली जुड़े हुए थे, दोनों साथ में काम करते थे। और केवल अनुवाद ही नहीं, उन्होंने जो फिल्म का कथानक है उसको बदलने में भी काफी भूमिका निभाई थी कमल हासन के साथ। सो इस तरह की काफी सारी बातें हैं जो पर्दे के पीछे वाली बातें जिनको हम कहते हैं, तो वो इस किताब में चलती रहती हैं। और बाकी तो उनका शोध था ही। प्रभात रंजन जी खुद कहते हैं कि जब भी मैं जोशी जी से मिलता था तो कभी एक विद्यार्थी होता था, कभी मैं विस्मित एक दर्शक की तरह होता था, कभी एक हतप्रभ परिचित जैसा होता था, और कभी उनका कृतज्ञ। तो इस तरह से वो उनके साथ मिलते थे, समय बिताते थे। और उन्हीं के साथ साथ हिंदी के उस समय के जो दूसरे लेखक थे, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, इन सब के साथ भी मिलना जुलना शुरू होता था। तो उनके भी छोटे छोटे कथानक, छोटे छोटे किस्से वो इस किताब में सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो उस तरह की यात्रा पर प्रभात रंजन जी हमको ले जाते हैं। और अगर प्रभात रंजन जी का खुद का परिचय दें तो जानकी पुल के नाम से जाने जाते हैं। और इस किताब से पहले मुझे तो पता नहीं था जानकी पुल क्या है। तो जानकी पुल उनकी पहली कहानी थी, जिसको उस समय साहित्य का एक अवार्ड मिला था। शायद सहारा ग्रुप ने वो पुरस्कार शुरू किया था उस समय, जो जानकी पुल कहानी को मिला था। और बाद में उन्होंने उसी के नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसमें अलग अलग किताबों की, अलग अलग लेखों की कई बातें होती हैं। और अब जानकी पुल इतना समृद्ध हो चुका है कि काफी लोग उसको अपनी किताबों में, अपनी कहानियों में रेफर भी करते हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने कई सारी कहानियां, किताबें अलग अलग भी लिखी हैं, कई सारे अनुवाद किए हैं। और फेसबुक पर अभी भी उनके कई सारे अच्छे अच्छे लेख आते रहते हैं प्रभात रंजन के, सब पढ़ने लायक।
लेकिन इस किताब में एक और जो अच्छी बात है, इससे पहले कि वो प्रभात रंजन जी का जो कथानक वो शुरू हो, तो इसके शुरुआती जो 10-12 पेज हैं उसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो लिखे हैं पुष्पे अपने ये जो पंत जी हैं इन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने अपनी कहानी लिखी है कि जो मुक्तेश्वर से शुरू होती है अल्मोड़ा में, और उसमें मुक्तेश्वर के बारे में कई सारी बातें हैं कैसे, और इनकी इनकी किताब के बारे में हमने पहले ही बात की थी जब हम नमिता गोखले की राग पहाड़ी किताब की चर्चा कर रहे थे। तो उसका जो अनुवाद है इंग्लिश से हिंदी में वो भी पुष्पेश पंत जी ने किया है, और इन्होंने अपने बचपन की बातों के साथ शुरू किया है कि ये कैसे मुक्तेश्वर में पले बढ़े थे और कैसे इनका मनोहर श्याम जोशी जी से परिचय वहां पर हुआ। वो जो छोटा सा हिस्सा है उसी में पहाड़ों का इतना सुंदर वर्णन है, खासतौर पर मुक्तेश्वर का। मुक्तेश्वर अल्मोड़ा से कैसे जुड़ा हुआ था, कैसे अंग्रेजों ने वहां पर 1870 में एक पशु विज्ञान प्रयोगशाला बनाई, जिसके कारण मुक्तेश्वर जो था एक बहुत छोटी सी जगह होते हुए भी वहां पर, क्योंकि अंग्रेजों का तो ये था ही कि वो जहां जाते थे वहां अपने आराम के सारे जुगाड़ कर लेते थे। जैसे अगर आप अंडमान में जाएंगे इतना दूर एक द्वीप होते हुए, वहां पर उस जमाने में आपको अंग्रेजों के सारे इंतजाम मिलेंगे, यहाँ तक कि वो अपने लिए ईंट बनाने की फैक्ट्री भी लगा लेते थे साथ साथ पावर स्टेशन के अलावा। तो पंत जी बताते हैं कि मुक्तेश्वर जो था वो एक सेल्फ सफिशिएंट जगह थी, एक छोटा सा रिमोट पहाड़ी कस्बा होते हुए भी, और उस समय भी वहां बिजली पानी की सुविधाएं अल्मोड़ा से कहीं ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि अल्मोड़ा तो जिला था और सबसे बड़ा शहर था उस इलाके का। तो वहां से कहानी शुरू होती है कि मुक्तेश्वर में एक छोटा सा स्कूल था, वहां पर ज्यादातर वही लोग थे जो पशु विज्ञान प्रयोगशाला से जुड़े हुए लोग थे, वही लोग वहां पर अध्यापक बन जाते थे, वहीं के स्टाफ बन जाते थे स्कूल के। लेकिन उसी स्कूल में एक समय में एक नौजवान आए जो लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, जिनकी रगों में कम्युनिस्ट खून दौड़ता था। बहुत सारे वो सभाएं जलसे वगैरह करते थे, नाच गाने के कार्यक्रम वगैरह करते थे यूनिवर्सिटी के दिनों में। तो वो युवा इस स्कूल में आके टीचर बन जाता है, और वहां से उनका परिचय मनोहर श्याम जोशी जी के साथ शुरू होता है। तो इस तरह से उस किताब की शुरुआत होती है। मुक्तेश्वर की थोड़ी बातें हैं, अल्मोड़ा की थोड़ी बातें हैं, और ये बातें इसलिए ज्यादा आवश्यक हो जाती हैं कि जो उनके अंदर का पहाड़ी बच्चा था जोशी जी के अंदर का, वो कभी निकलता नहीं है। हालांकि उन्होंने पहाड़ों में जीवन कम बिताया, उन्होंने अजमेर, दिल्ली, लखनऊ, अमेरिका, इन सब जगहों पर ज्यादा जीवन बिताया है, लेकिन वो जो पहाड़ है वो उनकी हर कहानी में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो इस हिसाब से भी ये जो प्रस्तावना है पुष्पेश पंत जी की, वो बड़ी अच्छी प्रस्तावना बन पड़ती है, और उसी के साथ आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो वहीं से आपको समझ आएगा कि आगे किस तरह की बातें होने वाली हैं। तो ये इस किताब के बारे में था। अब मैं रुकता हूं, अगर आप में से कोई मेरे साथ जुड़ के कुछ कहना चाहें तो आइए। नीलम जी, आप कुछ कहना चाहें तो। जी, प्रभात रंजन की भी कुछ अपने नॉवल हैं शायद इनके लिखे हुए। पालतू बोहेमियन तो इन्होंने डेडिकेट किया मनोहर श्याम जोशी को ना। इनके अपने अपने लिखे हुए कौन कौन से हैं, कुछ आप बताएंगे? तो एक तो जानकी पुल है, हाँ, दूसरा इनका अपना कहानी संग्रह है बोलेरो क्लास करके। उसके अलावा ये एक बहुत बड़े प्रशंसक थे गैब्रियल गार्सिया मार्केज के, तो उनके जीवन पर इन्होंने काफी कुछ लिखा है, उनका अनुवाद भी किया है। तो उन्हीं की एक किताब है जादुई यथार्थ का जादूगर मार्केज, वो उनके जीवन पर है, ये इन्होंने लिखी है। एक और किताब लिखी है कोठा गोई जो कोठा गोई, यस यस यस, ये मैंने कहीं खरीदी है और मुझे वो मिली नहीं दोबारा पढ़ने के लिए। मैं घर तक लाई हूँ पर वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि टाइटल ने मुझे वो किया, अट्रैक्ट किया कि भाई आई शुड रीड समथिंग, कि क्या है इसमें। तो वही मैं सोच रही थी कि आपके नामों में कहीं उसका नाम आए तो मैं समझूं कि हाँ मैं वही किताब लाई थी या मैं किसी गलत फहमी में थी।
तो वो लेकर आई, पर मुझे वो मिली नहीं दोबारा कि कहाँ। अभी भी मैं अपनी बुक शेल्फ में आपसे बात सुनते हुए ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर वो मुझे मिल नहीं रही है, वो किताब गायब है। तो चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा खरीद किंडल पर लूंगी। मिल जाए, क्योंकि प्रभात रंजन जी की ज्यादातर किताबें किंडल पर हैं, तो अच्छा, शायद ओके। मिल जाए। और इसके अलावा उन्होंने नीम का पेड़, स्वच्छंद जो सुमित्रानंदन पंत की कविताओं पर है, साथ में टीवी पर कुछ कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है सहलेखक के तौर पर। एक और बात जो प्रभात रंजन जी बताते हैं, वो बड़ी ईमानदारी के साथ कहते हैं कि दिल्ली के विश्वविद्यालयों में बच्चे पीएचडी करने क्यों आते हैं, विद्यार्थी पीएचडी करने क्यों आते हैं, कि एक तो उनको फेलोशिप स्कॉलरशिप वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाती है, खाने पीने का ठिकाना हो जाता है, साथ में रहने का ठिकाना हो जाता है दिल्ली में। तो बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि लोग इसी चक्कर में अपनी पीएचडी को कई कई साल तक खींचते रहते हैं। तो अपनी खुद की बात करते हुए कहते हैं कि मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही था कि दिल्ली में रहूं और आराम से रहने का ठिकाना होता है हॉस्टल में, और उसी के साथ साथ अगर कोई नौकरी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए वो बड़े खुश हुए जब उनके एक मित्र उदय प्रकाश जी थे, उन्होंने कहा कि एक उपन्यास उन्होंने दिया था स्ट्रीट ऑफ क्रोकोडाइल्स, ब्रूनो शुल्स का लिखा हुआ, और प्रभात रंजन जी को कहा कि ये उपन्यास लेकर मनोहर श्याम जोशी जी के घर दे आओ। उनका पता वता भी दिया, उनका फोन नंबर भी दिया। तब बड़े खुश हुए प्रभात रंजन जी की, चलो इस बहाने जोशी जी से मिलने का मौका मिलेगा, और अगर उनके साथ में कुछ काम कर पाऊं तो हो सकता है वो मुझे कहीं नौकरी दिलवा दें, क्योंकि जोशी जी जो थे वो तो प्रसिद्ध थे कि वो फिल्म और टीवी के लिए लिखते हैं। तो प्रभात रंजन जी की एक ये भी उम्मीद थी कि इस तरह से उनकी नौकरी वगैरह का जुगाड़ हो जाएगा। तो वो बड़ी ईमानदारी से ये सब बातें कहते हैं, जो उस समय के और इवन आज के समय में भी काफी लोग ऐसा करते हैं कि वो दिल्ली में आके टिक जाएं, फिर वहां से अपने करियर का आगे जुगाड़ करें। वो भी बात है जो ईमानदारी के साथ सामने आती है। और इस बारे में एक बार उनको शायद मनोहर श्याम जोशी जी ने डांट भी लगाई थी, और वो डांट शायद इस किताब में भी कहीं लिखी है एज इट इज, कि तुम जैसे लोग जो हो मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रहोगे, मुझे तो लगा था तुम कुछ क्रांतिकारी करने वाले हो, लेकिन तुमने भी आखिर नौकरी पर ही खुद को सेटल कर लिया। तो इस तरह की बात थी, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि रंजन जी कुछ अच्छी किताबें लिखेंगे आगे जाकर। हालांकि वो गुस्सा उनका टेम्परेरी था, और बाद में उन्होंने उनको कई किताबें लिखने में मदद भी की साथ में, और कई लेख लिखने में मदद की, उनके कई सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह बनवाए। तो इस तरह का उनका जो रिश्ता था, एक स्टूडेंट के तौर पर शुरू हुआ, बाद में पारिवारिक मित्र के तौर पर, वो सब चीज़ों की बातें हैं इसमें, और छोटे छोटे किस्से उसके साथ चलते रहते हैं। तो जो भी उस समय के बारे में जानना चाहते हैं, साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, इस किताब को उस हिसाब से अवश्य पढ़ना चाहिए। और अरिसूदन जी को संपर्क करें। मुझे नहीं, अब तो प्रभात रंजन जी खुद फेसबुक पर बड़े एक्टिव हैं, तो उन्हीं को संपर्क किया जा सकता है। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तो ये थी किताब घर में हमारी आज की चर्चा। अगले अंक में मिलते हैं फिर एक किसी किताब के साथ या किसी लेखक लेखिका से बात करते हुए। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, और यदि आप किसी किताब पर चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफ़ी पीते रहें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें।